हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आप सभी को पता है कि हम न्यू NCERT मल्हार 6th क्लास की बुक से पढ़ा रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे और अध्याय का नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। तो ये 6th क्लास न्यू NCERT मल्हार चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नेम आपके सामने है। और दोस्तों 8th क्लास की NCERT कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की NCERT रहती है, इसे भी हम जल्दी पूरी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थोड़ा सा ये चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसे देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसका जो लेखक है, ये बात आपको विशेष रूप से रट लेना है, लेखक का नाम तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। चैप्टर का जो लेखिका है वो तो जया मेहता है, और इसने इसका अनुवाद किया है, मतलब रियल जो लेखिका है वो तो जय मेहता है, और इसका अनुवाद किया है शिवेंद्र कुमार सिंह ने। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अनुवाद पूछा जाता है या फिर इसका मूल लेखक पूछा जाता है, उसी हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करती हूँ, बस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो एस्टेट का है उसके आप खबरें सुन रही होंगे कि 4 और 5 जुलाई को इसकी जो डेट है निर्धारित कर दी गई हैं। और सभी जो कॉलेज स्कूल और जो भी हैं उनके पास मतलब HBSC ने, हरियाणा बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी भेज दिया है बिल्डिंग वगैरह के लिए, ताकि वो सीटिंग प्लान कर सकें। ठीक है, तो अभी तक तो निश्चित है कि एस्टेट आपका होगा ही। तो शुरू करते हूँ। भारत एक विशाल देश है। इसके रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें है क्या पढ़ने का, इन चैप्टर में मैम तो सिर्फ रीडिंग करवा देती है। देखो, जो बात समझाने की वो मैं समझा देती हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो, ये 6th स्टैंडर्ड की बुक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष समझाने का नहीं है। और TGT एस्टेट के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो। तो ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ नहीं होता है, बस आपको इस अध्याय का मूल भाव जो है वो पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, और चैप्टर का नेम और इसका लेखक पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे पूरा करते हैं। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, इसमें नृत्य के बारे में ही खासकर बताया गया है। प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है, मतलब एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है, बस यही इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ में एंजेला लंदन के जाने माने, एंजेला नाम का एक पात्र है जो लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो ये पात्र आपसे पूछ सकते हैं कौन से पाठ का है, तो जेम्स और कीरा, और एंजेला लड़की का नाम है। जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसे कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ अलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। ध्यान रखना है, जो एंजेला की माँ थी उसका नाम एलेसेंड्रा था और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। ठीक है, उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से, जो अकादमी थी वो लंदन की थी, उस अकादमी से उसे असम की नृत्य परंपरा पर, असम आप सभी को पता है कि भारत का एक राज्य है, इसकी परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कुछ आर्थिक जो है मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली।
जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन, ये उसके पिता का नाम है, उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से ये काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। तो एंजेला जैसा सोचती थी वैसा ही उसे घूमने का मौका मिल गया। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ये याद रखना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक सुंदर परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, क्योंकि उसे तो नृत्य के ऊपर ही एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में ये नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बिहू कौन से राज्य का नृत्य है, तो ये असम का है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे सभी उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। तो गांव का नाम मलंग है। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है और भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो 3 बार ये जो है बिहू जो नृत्य है ये असम में मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ मतलब हैरान सी थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह असली रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे, वाद्य यंत्र जिनसे संगीत बजाया जाता है। लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, लाल और बादामी रंग की। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी उनके घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। मतलब एंजेला ने सोचा कि मैं भी अपने घर जाकर, देखो ये सभी कर रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि मैं भी अपने घर जाकर ऐसे ही नृत्य करूंगी। बिहू नृत्य उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है, मतलब ये उत्सव भी है और नृत्य भी है, बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृति में लोक नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। मतलब फसल लगाने से लेकर बसंत के समय जो फसल काटी जाती है तब तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेने में व्यस्त रही, क्योंकि वो क्या कर रही थी कि बिहू असम के जो लोग थे उनका भिन्न भिन्न लोगों से वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ हैं। असम से फिर दूसरी तरफ जाते हैं। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। ये भी एक नृत्य का नाम है।
और जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना पड़ा था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल, ये दिखाया हुआ है दक्षिण पथ सत्र का सेंटोरियम माजुली नामक जगह पर है, और उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान का था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि सेलेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया, मतलब वहां पर उनकी कुछ तस्वीरें ली। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। साधु सिखाते थे वही, ये मठों से बाहर आकर। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। ठीक है, और एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो ये कहानी सी बताई गई है यहाँ पर। एंजेला को ये कहानी नाटक के रूप में वहाँ पर दिखाई जा रही थी, और एंजेला को ये कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं, मतलब क्षत्रिय एक नृत्य है जिसको महिलाएं नृत्य कर रही थी वो, और जिसे नृत्यांगना होती है नृत्य करने वाली औरतें, ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने सुरग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया, मतलब उन दोनों ने किया, अनु और एंजेला ने। सेलेंड्रा बच्चों की उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी जब चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन आने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम के समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगे क्षत्रिय और आनंदित रहने वाला बिहू, ये 2 नृत्य हैं जिसके बारे में खासकर इस अध्याय में बताया गया है। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को ये बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी
मतलब खुश थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। अपने क्लास के जो उसके सहपाठी थे उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगना होगा और जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन भी था। मतलब वहाँ से असम का जो सत्रिय और बिहू नृत्य था देखने के बाद वो लड़की बहुत ही खुश रहने लगी थी और वो खुद भी वो नृत्य करने लगी थी। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसी लेखिका जय मेहता है, अनुवादक शिवेंद्र कुमार है और मेरा मतलब आप तक ये कंटेंट देना है। और जय मेहता एक इसका परिचय और देख लेते हैं लेखिका का। एक नृत्यांगना है जया मेहता, जो लेखिका है वो खुद एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है, जैसे आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। उनका जन्म 1977 में हुआ। ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। ये याद रखना भाई, नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया? शिवेंद्र कुमार सिंह ने, और चित्रांगना निरूबा नतालिया ने किया है। इसका हिंदी में अनुवाद 2 लेखकों ने मिलकर किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिशा नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियाँ दे रही है। तो दोस्तों ये थे, अब इसके कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। और आपको पता है गर्मी में वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं होता है। अकेले बैठकर रूम में मतलब इस अध्याय को पढ़ते रहना, ना कोई रिस्पॉन्स देने वाला है और थोड़ा सा मुश्किल रहता है। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो एंजेला थी उसकी माँ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम, बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए उन्होंने एंजेला को। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। देखो, कार्य में सहायता के लिए भी बेटी को नहीं लाई थी। वो असम के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। उन्हें असम, बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। तो ये हो सकता है। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। तो उन्होंने नहीं सिखाए थे, उसकी दोस्त ने सिखाए थे। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को भी नहीं लाई थी। तो इसमें हो गया, उसमें बिहू सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। ठीक है, और ज़्यादा तो नहीं जानती थी, सहायता के लिए तो बेटी को नहीं लेकर आई थी, तो वही होगा। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ही अंग्रेजी भाषा आती थी, दोनों ही अंग्रेजी भाषा में वो बात करने लगी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन से जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस अध्याय में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तक कंटेंट पहुंचाना मेरा काम है। आप इसे और भी सीरियस थोड़ा है कर होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।